जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आर्मी अग्निवीर की एग्ज़ाम आपकी जून के लास्ट वीक में होने के पूरे चांस है। और आपके आर्मी अग्निवीर की एग्ज़ाम में मौर्य काल और गुप्त काल से दोस्तों क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको ये जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लास देख लेनी है। सिर्फ एक वीडियो में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इस वीडियो को अपन यहाँ पर मौर्य काल और गुप्त काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट क्लास हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं मौर्य काल और गुप्त काल के इंपॉर्टेंट प्रश्न पर। तो आ चुका हूं मैं अपने स्क्रीन के ऊपर, और मैं यहाँ पर आपको मौर्य काल और गुप्त काल के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और जो आगे बन सकते हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो आप जो है इस क्लास को अभी एक बार लगा लीजिए और इसके बाद और एक बार लगा लीजिएगा, तो 2 बार लगाने से आपको ये कंठस्थ याद हो जाएगी, ठीक है। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार चाणक्य था, और चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य भी कहते थे और विष्णुगुप्त भी कहते थे, ठीक है। इसके अलावा मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था, ठीक है। और अशोक ने ही कलिंग युद्ध लड़ा था। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो मैंने अभी आपको बताया कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपकी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र का ही नया नाम जो है पटना है, ठीक है। तो आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम को अपन यहाँ पर ध्यान में रखते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आपको इसको एक बार लगाने के बाद फिर से लगा लेना है, तो आपके जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन ईजिली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ कहाँ तक फैली है? ये 6वां क्वेश्चन है आपका। तो उत्तर में हिंदू कुश से दक्षिण में कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं फैली है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको आप जो है ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। इसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक सम्राट को हराया था? ये 7वां क्वेश्चन है। तो सेल्यूकस निकेटर नाम का एक ग्रीक सम्राट था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हराया था, जो कि क्या था? ग्रीक सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख आपके प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी है? तो 33 संख्या है किसके? अशोक के अभिलेखों की, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि अशोक का धर्म प्रचारक जो श्रीलंका गया था उसका नाम क्या था? तो अशोक का एक धर्म प्रचारक था जो कि श्रीलंका गया था, उसका नाम महेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार आपके महेंद्र और संघमित्रा ने की थी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक का प्रिय शिलालेख कौन सा है? तो कलिंग शिलालेख जो है अशोक का सबसे प्रिय शिलालेख है मेरे दोस्त। अशोक का सबसे प्रिय शिलालेख कलिंग शिलालेख है, ठीक है। तो आपको शिद्दत से पढ़ना है। अब 1 महीना बचा है। 1 महीना में इंपॉर्टेंट मैं जीके जीएस की क्लास लेकर के आऊँगा, डेली लेकर के आऊँगा। तो आपको मेरे चैनल पर जाना है और देखना है जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपको अब मिस एक भी नहीं करना है, ठीक है। मतलब जितने दिन अभी आपके पास मोटा मोटा 20 से 25 दिन बचे हैं, तो 20 से 25 दिन में मैं आपके लिए 20 से 25 चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आऊँगा, जहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% गारंटी है। तो आप उसको डेली लगाइएगा बस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों आपके जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आर्थिक अव्यवस्था का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो अर्थव्यवस्था में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आर्थिक व्यवस्था का वर्णन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था, जिसकी हत्या कर दी गई थी दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, ठीक है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था किसमें थी? मौर्य काल में थी। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के प्रचार हेतु
कहाँ यात्रा की थी? तो श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के प्रचार के लिए श्रवणबेलगोला में यात्रा की थी। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में कर प्रणाली कैसी थी? तो संगठित कर प्रणाली थी। ठीक है, संगठित कर प्रणाली थी। और यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। इसने एक रचना लिखी थी इंडिका। देखो ये आ गई। मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो इंडिका की रचना की थी। ठीक है, इसके बाद है कि अशोक ने किस धर्म सभा की अध्यक्षता की थी? तो तीसरी बौद्ध जो सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता अशोक ने की थी। अब नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अशोक ने की थी। अगला सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये आपका मोगलीपुत्र तिस्स ने तीसरी बौद्ध सभा की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य में खुफिया तंत्र किसने विकसित किया? तो चाणक्य ने विकसित किया। चाणक्य का नाम ही चंद्रगुप्त मतलब कौटिल्य और विष्णुगुप्त है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, मौर्य काल में धम्म किसने प्रचारित किया? तो अशोक ने धम्म को जो है प्रचारित किया था। ठीक है, अगला सवाल है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए? तो अशोक ने जो है धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। अब मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी क्या कहलाते थे? तो महामात्र कहलाते थे। और मौर्य काल में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मौर्य काल में राजकीय आय का प्रमुख स्रोत जो है कृषि कर था। ठीक है, कृषि कर प्रमुख राजकीय आय का स्रोत था मौर्य काल में। अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल में किस धातु के सिक्के चलते थे? तो चांदी और तांबे के सिक्के अशोक के शासनकाल में चलते थे। बात है कि मौर्य काल में लोहा गलाने का केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला में लोहा गलाने का केंद्र था। अगला सवाल है, मौर्य काल में स्तूप निर्माण की परंपरा किसने शुरू की? तो अशोक ने शुरू की थी। नेक्स्ट सवाल है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त कि सारनाथ का सिंह स्तंभ किसने बनाया? तो सारनाथ का सिंह स्तंभ आपके चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बनाया था। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है या नहीं बताइएगा। अभी मौर्य साम्राज्य चल रहा है, इसके बाद आपका जो है क्या चलेगा? गुप्त काल चलेगा। ठीक है, तो मौर्य काल चल रहा है, फिर गुप्त काल चलेगा। तो आप ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो ये आर्मी अग्निवीर को ओरिएंटेड मतलब मेन पर्पस से आर्मी अग्निवीर की जो एग्ज़ाम है आपकी जून के लास्ट में, उसको देख करके अपनी क्लास मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर की क्लास लगा रहे। तो आपको इसे 2 बार देखना है, जिससे जो एक बार क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वो आपके मतलब देखा जाए तो रिवीजन के तौर पर आपको 2 बार इसको क्लास को देख लेना है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो सारनाथ का सिंह स्तंभ आज किस रूप में है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आप सारनाथ का सिंह स्तंभ को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो अति केंद्रीकरण और कमज़ोर उत्तराधिकारी। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही जो है मेहनत करके PDF तैयार की गई है, जो कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ। ये मेरे द्वारा खोजे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में आने के 110% चांस है। ठीक है, 100% चांस है कि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब बात है कि मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? अति केंद्रीकरण और कमज़ोर उत्तराधिकारी के कारण मौर्य वंश का जो है पतन हो गया। ठीक है, वृषदत्त की हत्या कर दी थी, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 38वां है, मौर्यकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पंचमार्क सिक्के मौर्यकालीन सिक्कों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कुप्याध्यक्ष होता था। कौन था? कुप्याध्यक्ष होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख जो है नागरिक होता था। कौन? नागरक होता था। मौर्य काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? नागरक होता था। नागरक जो है नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ में कितने अध्याय है? तो 15 अध्याय है। और अशोक ने किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार कराया? तो श्रीलंका में कराया, मिस्र में कराया, सीरिया में कराया और यूनान में कराया। श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, यूनान। श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, यूनान। श्रीलंका, मिस्र, सीरिया, यूनान, इन देशों में कराया। ठीक है, मज़ा आ रहा है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात है कि अशोक के अभिलेखों में किसे प्रियदर्शी कहा गया है? तो स्वयं अशोक को जो है प्रियदर्शी कहा गया है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक जो है, अशोक की रानी का नाम क्या था?
तो अशोक की रानी का नाम आपका कौरवकी था। कौन था? कौरवकी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के समय कौन सा पशु पूजा का प्रतीक था? तो सिंह मतलब शेर जो है पूजा का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में सैनिक विभाग का प्रमुख अधिकारी सेनापति कहलाता था। और बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत कौन था? मतलब जो एक बिंदुसार था उसके शासनकाल में यूनानी दूत कौन था? तो दिमाखस। दिमाखस जो है बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत था। बात है अगला क्वेश्चन 48वां है कि बिंदुसार ने किस दार्शनिक से दवा भेजने को कहा था? तो बिंदुसार ने किस दार्शनिक से दवा भेजने को कहा था? तो एंटिओकस प्रथम। एंटिओकस प्रथम से जो है बिंदुसार ने दवा भेजने को कहा था, जो कि एंटिओकस प्रथम एक दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आप देख रहे होंगे कि बिंदुसार को ग्रीक लेखक किस नाम से पुकारते हैं? तो बिंदुसार को ग्रीक लेखक जो है अमित्रघात के नाम से पुकारते हैं। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो अशोक। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? पोता था। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक पोता था। तो यहाँ पर हमारा जो है मौर्य काल समाप्त हुआ। अब यहाँ पर हम गुप्त काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। देख सकते हैं आप, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। बात है गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। एक तो अपना चंद्रगुप्त मौर्य है, लेकिन एक चंद्रगुप्त जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, ये गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला सवाल है गुप्त वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पहले गुप्त वंश की राजधानी आपके पाटलिपुत्र थी, जिसको अभी वर्तमान में पटना बोलते हैं। ठीक है। अब है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसका है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख आपके समुद्रगुप्त का है। मतलब समुद्रगुप्त का लेख कौन सा है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है। अगला है कि भारत काल में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जो है भारत गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि 7वें नंबर का है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी थी, है ना। अभी मैं उनके रचनाएं भी बताऊंगा। तो देखो, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है हर्षवर्धन ने नहीं लिखी, ये लिखी थी आपके हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शकों को पराजित किया था? तो पश्चिमी। किसको? आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसा कि देख रहे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शकों को पराजित किया? तो पश्चिमी शकों को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्नों की परंपरा किसके दरबार में थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, है ना। पहले वाले को तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं, जो कि मौर्य काल का था, लेकिन गुप्त काल का एक प्रसिद्ध था जिसका नाम चंद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य बोलते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, आप कन्फ्यूज तो नहीं होंगे, जरूर बताइएगा कमेंट में, है ना। तो नवरत्नों की परंपरा किसके दरबार में थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थी। बात है कि कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास आपके थे, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला है कि कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध काव्य क्या है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ है? तो गुप्त काल के है। और आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आर्यभट्टी की थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? तो गुप्त काल में प्रमुख धर्म आपका हिंदू धर्म था। हिंदू धर्म गुप्त काल का सबसे प्रमुख धर्म है। और गुप्त काल में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो महायान जो है आपका बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा प्रमुख थी? तो गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा प्रमुख थी? तो सोने की, मतलब दिनार, है ना। सोने की दिनार जो है गुप्त काल में मुद्रा के रूप में प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन है कि फायान भारत के किस गुप्त शासक के समय आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। फायान कहाँ से आया था? तो फायान चीन से आया था। और गुप्त काल में किस लिपि का प्रयोग होता था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग गुप्त काल में होता था। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय आपके गुप्त काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सा मंदिर वास्तुकला प्रसिद्ध थी? तो नागर शैली जो थी गुप्त काल की जो है प्रसिद्ध वास्तुकला थी। ठीक है, नागर शैली।
अगला क्वेश्चन है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। दशावतार मंदिर आपके देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भीतरी गुफाएं किस काल की है? तो गुप्त काल की है जो कि भीतरी गुफाएं है। भीतरी गुफाएं कहाँ की है? तो भीतरी गुफाएं आपके गुप्त काल की है। अब बात है कि अजंता की चित्रकला किस काल में फली फूली थी? तो अजंता की चित्रकला गुप्त काल में फली फूली। अब गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था? तो विकेंद्रित था गुप्तकालीन प्रशासन, ठीक है। अब बात है कि गुप्त काल में न्यायिक अधिकारी क्या कहलाते थे? तो धर्माधिकारीण जो है न्यायिक अधिकारी कहलाते थे। अब बात आ जाती है कि गुप्त काल में महिलाओं की कैसी स्थिति थी? तो महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो गिरती हुई स्थिति थी भैया गुप्त काल में, ठीक है, महिलाओं की। अब बात है गुप्त काल में विवाह किस प्रकार के होते थे? तो बाल विवाह की प्रथा शुरू हुई थी किसमें? गुप्त काल में। अब बात है कि गुप्त काल में कौन सा विज्ञान उन्नति पर था? तो खगोल और गणित जो है उन्नति पर था, क्योंकि यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ थे। अब अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अब 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गुप्तकालीन सिक्कों पर किस देवता की छवि होती थी? तो लक्ष्मी और गरुड़ की छवि जो है गुप्तकालीन सिक्कों पर होती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा कि गुप्त काल में प्रसिद्ध वैद्य कौन था? तो चरक और सुश्रुत जो है गुप्त काल का प्रसिद्ध वैद्य था। अब बात है कि पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आता ही आता है कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी जो कि गुप्त काल में हुई थी। अब अगला सवाल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि गुप्त काल में न्याय की अंतिम अपील कहाँ होती थी? तो राजा के पास जो है न्याय की अंतिम जो है अपील होती थी। अगला सवाल है कि गुप्त काल में खेती का मुख्य आधार क्या था? तो सिंचाई जो है खेती का मुख्य आधार था। अगला सवाल है, गुप्त शासकों की मुद्रा किस धातु की थी? तो सोना मतलब दिनार की थी, ठीक है। अगला सवाल है कि विष्णुगुप्त किस धर्म का लेखक था? तो विष्णुगुप्त आपके जो है अर्थशास्त्र, कुछ विद्वान मानते हैं कि अर्थशास्त्र ग्रंथ का जो है लेखक था, है ना। तो विष्णुगुप्त जो है किसको? चाणक्य को ही बोलते हैं और कौटिल्य ही इनका नाम है, ठीक है। तो विष्णुगुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य के नाम से जाना जाता है। ये आ गया सवाल, मैंने आपको बताया और आ भी गया। अब देख सकते हैं 39वां है कि गुप्त काल में देवताओं की मूर्ति किससे बनती थी? तो पत्थर और धातु से बनती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 40वें नंबर का है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस उपाधि का प्रयोग किया? तो विक्रमादित्य की उपाधि का चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रयोग किया, ठीक है। अब अगला सवाल है कि 41वां है जो कि गुप्त काल में शक संवत किसने शुरू किया था? तो कुषाण, लेकिन गुप्त काल में प्रचलित रहा ये, ठीक है। तो कुषाण ने जो है शक संवत शुरू किया था लेकिन ये गुप्त काल में प्रचलित रहा। अब अगला है कि समुद्रगुप्त किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? तो वीणा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आता ही आता है। वीणा बजाने में समुद्रगुप्त जो है निपुण थे। अब अगला सवाल है कि गुप्त काल में किसने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी? तो 10 कुमार चरित्र की रचना जो है दंडी ने की थी। किसने? दंडीन ने। दंडीन जो है गुप्त काल के एक कवि थे या लेखक थे आप कह सकते हैं, जिनने 10 कुमार चरित्र की रचना दंडीन ने की थी। अब अगला सवाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वराहमिहिर किस विषय के विद्वान थे? तो खगोल और ज्योतिष के विद्वान थे, ठीक है। अब अगला सवाल है, किस गुप्त शासक के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमारगुप्त जो प्रथम था। कौन? कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अगला सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुमारगुप्त ने किस उपाधि का प्रयोग किया? तो कुमारगुप्त ने आपका महेंद्रादित्य उपाधि का प्रयोग किया था। 46वां सवाल आप देख सकते हैं कि आपके जो कुमारगुप्त है उनने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। किसकी उपाधि? तो महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की थी। अगला सवाल है कि स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को रोका? तो हूणों ने आक्रमण किया था, उस आक्रमण को आपके स्कंदगुप्त ने रोका। अब अगला सवाल आप देख सकते हैं कि हूण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य को कौन बचा पाया? स्कंदगुप्त बचा पाया। अगला सवाल है, गुप्त शासकों ने किस देवता की को प्रमुखता दी? तो विष्णु देवता को गुप्त शासकों ने प्रमुखता दी। और गुप्त काल में कला और संस्कृति किस चरम पर थी? तो गुप्त काल में स्वर्ण युग के रूप में चरम पर थी, ठीक है।
तो ओवरऑल यहाँ पर हमने गुप्त काल और जो है आपका मौर्य काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, उनको यहाँ पर लेने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, तो आप मुझे इसके उपलक्ष्य में कुछ नहीं, एक अच्छा सा कमेंट दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन कौन इस बार आर्मी की वर्दी पहनना चाहता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम भी देखें कौन कौन इच्छुक है इस बार आर्मी अग्निवीर की वर्दी पहनने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।